हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। ये पैराग्राफ के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो इसमें कह रहा है कि क्या हम लोग खुद को लकी मानेंगे कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। जैसे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो वेरिएशन उसके वजह से होता है, और वेरिएशन जो होता है वो अडॉप्टेशन में हेल्प करता है, जो बाद में सर्वाइवर के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देता है। तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा माना जाता है और यही इसका एडवांटेज भी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब पेज नंबर 19 यहाँ देख सकते हैं, ये उसका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन, लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ डैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन्स। मतलब जो हमारे गार्डन और होम पे रहते हैं, जो हम लोग सजावट के लिए जिन फूलों का यूज करते हैं उनके नाम पूछ रहा है। तो इसमें देखिए रोज़, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मिन, चाइना रोज़ और बहुत टाइप के फ्लावर्स होते हैं, वो आप लोग लिख सकते हैं खुद से। अब पेज नंबर 20 पे आते हैं, उसका पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट, फाइंड नेम ऑफ 5 फ्लावर्स यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन फैमिली। मतलब जो कभी सोशल और कल्चरल जो सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे पार्टी हो गया या तो कोई बड़ा सभा लग रहा हो उस जगह पे, कोई ऐसे फ्लावर्स का नाम बताए जिनका प्रयोग वहाँ होता हो। तो इसमें भी वही रहेगा सेम, और फ्लावर्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ फ्लोरिकल्चर। तो ये फ्लोरिकल्चर का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फ्लोरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ कट और लूज फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ड्राइड फ्लावर्स एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, या तो ब्रांच ऑफ साइंस भी कह सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जो पेड़ से रिलेटेड जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, या तो पेड़ों से रिलेटेड जो हम लोग गार्डनिंग करते हैं, उस सबको हम लोग हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं। तो फ्लोरिकल्चर में हम लोग फोकस करते हैं कि किस प्रकार हम लोग फ्लावर्स को कॉमर्शियली रूप से उसका प्रोडक्शन करेंगे और जिससे हमें बेनिफिट भी होगा। तो ये फ्लोरिकल्चर होता है। अब क्वेश्चन 3, नेम 2 पार्ट्स इन फ्लावर इन विच 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो इसमें पूछा जा रहा है जैसे फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोरा, एंड्रोशियम, गैनोसियम। तो एंडोशियम और गैनोसियम ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। उसी को स्टामन और पिस्टिल भी कह सकते हैं। स्टामन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है, और पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है जिसे गैनोसियम कहा जाता है। अब पेज 21 का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड। मीन्स जो टैपिटल सेल होता है उसमें आप देखेंगे लिखा होगा बाई न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसमें नॉर्मल सेल्स जैसे एपिडर्मिस और मिडिल लेयर इस सब की तुलना में ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका ये क्यों होते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, और फंक्शन होता है उसका नरिशमेंट करना, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्यों होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि टैपिटम सेल्स जो पॉलीप्लॉइडी नेचर होता है, पॉलीप्लॉइडी का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 में है, उसको बाद में जब वीडियोस आएगा तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, चैप्टर 5 में है। और टैपिटल सेल्स डिवाइडेड बाय मिटोसिस एंड आफ्टर मिटोसिस साइटोकाइनेसिस डज नॉट ऑकर। मतलब जो न्यूक्लियस रहता है वो मिटोसिस से डिवाइड तो हो जाता है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस होता है मतलब सेल डिवीज़न, साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है लेकिन वो एक ही सेल में रह जाता है। तो इस वजह से जो रहता है टैपिटल सेल्स वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब क्वेश्चन 2, व्हाट वुड बी प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ टेट्राड। मीन्स जो टेट्राड बनता है, मीन्स समझ सकते हैं कि जो एक मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो 4 बनते हैं, 4 टेट्राड, तो वो बाद में 4 जो बनाते हैं पॉलन ग्रेन, तो वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, उसी को टेट्राड कहते हैं, जो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बनते हैं। कोई पेज नंबर 23 का क्वेश्चन फर्स्ट, वाई एक्साइन शुड बी हार्ड। तो क्यों होता है, क्योंकि एक्साइन स्पोरोपॉलिजिन नामक एक से बना होता है, स्पोरोपॉलिलिन से बना होता है। वो काफ़ी मतलब एडवर्स कंडीशंस को भी झेल सकता है, उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक्साइन इस वजह से हार्ड होता है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है पॉलन ग्रेन को किसी भी कंडीशन में रहने के लिए।
इसी चैप्टर में आगे के पैराग्राफ में दिया हुआ है कि बहुत से ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके विएबिलिटी टाइम जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे डेट पाल्म हो गया और ल्यूपाइन हो गया, इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं। तो ये सब बचे क्यों रहते हैं? क्योंकि एक्साइन प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन 2, तो व्हाट इज़ रोल ऑफ जर्म पोल? तो जर्म पोल एक स्मॉल ओपनिंग होता है जहाँ स्पोरोपॉलिन एब्सेंट होता है और ये एक्साइन में पाया जाता है। और इसमें पूछा गया कि रोल ऑफ जर्म पोल क्या होता है? तो ये प्लांट की फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग पॉलन ट्यूब एंड रेजिंग मेल गैमीट। तो इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब जो होता है वो इसी के थ्रू जर्मिनेट होता है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मेल गैमीट को फीमेल तक पहुंचाने का भी काम करता है। पेज नंबर 24, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पॉलन ग्रेन रिटेन विएबिलिटी? विएबिलिटी मतलब कितने समय के लिए पॉलन ग्रेन खुद को इसेबल बना सकता है कि वो जर्मिनेट कर ले। तो विएबिलिटी पीरियड जो होता है वो हर प्लांट का अलग अलग होता है, जैसे कि वीट जो है उसका विएबिलिटी पीरियड 30 मिनट्स है और बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनका विएबिलिटी पीरियड कुछ 1000 ईयर भी हो सकता है। पेज नंबर 26, ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पैराग्राफ के लास्ट में दिए रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस सबको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन 1 पेज नंबर 26 का, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? तो एमएमसी का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे माइक्रोस्पोर मदरसर या मेगास्पोर मदरसर दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखिए एमएमसी अंडरगो मियोसिस इन ऑर्डर टू मेंटेन प्लॉइडी ऑफ गैमीट। एमएमसी विच इज डाइप्लॉइड प्रोड्यूसर्स हैप्लॉइड मेगास्पोर बाय मियोसिस प्रोसेस। मतलब कि जो मेगास्पोर मदरसर रहता है वो मियोसिस के अंडरगो जाता है। इसमें पूछ रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इम्पॉर्टेंस यही है कि मेगास्पोर मदरसर या माइक्रोस्पोर मदरसर दोनों डाइप्लॉइड होते हैं। तो डाइप्लॉइड और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो डाइप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए मियोसिस प्रोसेस के अंडर को जाना ज़रूरी होता है, इसी वजह से एमएमसी जो है वो मियोसिस प्रोसेस में जाते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ? अब यहाँ पे प्लॉइडी पूछ रहा है, मतलब कि हैप्लॉइड है कि डाइप्लॉइड है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं न्यूसिलस का पूछा है, एमएमसी का, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट, 4 चीज़ का पूछा है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूसिलस जो होता है, न्यूसिलस से वो डाइप्लॉइड होता है और माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर में दरअसल ये आगे वाले क्वेश्चन में बताया हूँ हमेशा डाइप्लॉइड ही रहेंगे। फिर फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर मीन्स जैसे जो पॉलन रहता है उस केस में टेट्राड बनता है और चारों पॉलन ग्रेन बनाते हैं, लेकिन फीमेल का जब मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है तो उसमें 4 बनते हैं लेकिन फंक्शनल कोई एक ही रहता है और 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर लिखा गया है। तो ये हैप्लॉइड होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जैसे कि गैमीटोफाइट, तो गैमीट आ गया इसका मतलब वो हैप्लॉइड ही होगा। अब पेज 27 का क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट अचीव्ड? तो यहाँ पे पूछा गया फर्टिलाइजेशन कैसे अचीव्ड होता है? तो ये होता है फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब गैमीट मिलेंगे, और गैमीट मिलेंगे जब किसी मोड के थ्रू वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो कांटेक्ट में लाने का प्रोसेस जो होता है वो पॉलिनेशन कहा जाता है उसको। पॉलिनेशन के कारण ही सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन प्लांट में होता है, और कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या 2 प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। ये आगे है तो आगे आएगा तो बताएंगे। फिर क्वेश्चन 2, लिस्ट पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन किन एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से होता है? जैसे कि जो पॉलन है उसको कैसे स्टिग्मा तक पहुंचाया जाएगा, किस एजेंट के थ्रू? तो वो 3 प्रकार के होते हैं, एनिमल, विंड और वाटर। इन दोनों को एबायोटिक कहा जाता है, विंड और वाटर को साथ में एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और जो एनिमल रहता है ये बायोटिक कंपोनेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो एनिमल को ही मीन्स बायोटिक कंपोनेंट का ही प्रयोग करते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं फर्टिलाइजेशन के एज़ कम्पेयर टू विंड एंड वाटर। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट की तुलना में बायोटिक कंपोनेंट में पॉलिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। अब पेज नंबर 28 का क्वेश्चन 1, क्लिस्टोगैमी इज़ एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू प्लांट वाई? तो आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी में पैराग्राफ में दिया गया क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस फ्लावर्स के बारे में। तो क्लिस्टोगैमस होते हैं वो क्लोज फ्लावर्स होते हैं,
और चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगैमस मेनली सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं और चेस्मोगैमस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है क्लिस्टोगैमस जो होता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है प्लांट के लिए। तो उसका एडवांटेज ये है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे, तो उससे हम लोग को एक ऐसा ट्रेट मिल जाएगा जो कि एक फिक्स ट्रेट होगा और वो कभी चेंज नहीं होगा कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करने से। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई एक अच्छा कैरेक्टर है तो हम लोग कोई जैसे मान लीजिए एक प्रकार का बीमारी कुछ हो गया प्लांट को, तो ही वो लगातार रिप्रोड्यूस करता रहेगा और उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का यूज़ होता है। तो इस वजह से इसका डिसएडवांटेज है। वैसे अगर किसी कैरेक्टर को प्रिजर्व करना है तो ये उसके लिए एडवांटेजियस है उस प्लांट के लिए, और अगर कोई बीमारी है प्लांट को तो उसके लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि बार बार वही बीमारी को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाता रहेगा। अब पेज नंबर 29, वाटर एंड विंड पॉलिनेटर फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, गिव रीज़न। मीन्स कि जो विंड पॉलिनेशन होता है, जैसे कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, वहाँ पे बताए थे विंड और वाटर पॉलिनेशन के बारे में। तो वाटर और विंड पॉलिनेटर्स जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल क्यों नहीं होते हैं या तो नेक्टर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। तो इसका आंसर होगा कि ऐसे फ्लावर्स में कोई भी नीड नहीं होता कि वो अट्रैक्ट करें इंसेक्ट को, क्योंकि उनका पॉलिनेशन विंड और वाटर के थ्रू हो जाएगा। तो इस वजह से वो ऐसा नहीं करते, जबकि जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्शन शो करना होता है इंसेक्ट का, जिससे वो आए। और कई बार फ्लोरल रिवार्ड्स भी दिया जाता है, जैसे कि पॉलन हो गया, नेक्टर हो गया, ये सब रिवार्ड होते हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को दिए जाते हैं प्लांट के थ्रू। और यही वो चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करते हैं नेक्टर और पॉलन, इसी सब वजह से अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, कलर के वजह से हो सकता है और नेक्टर प्रोड्यूस की वजह से कभी कभी सेंट भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत से फ्लावर्स। यही एक लिखा है एनसीईआरटी के पैराग्राफ में कि जो बीटल्स होते हैं उनके लिए फाउल स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन के लिए हमेशा अच्छा स्मेल ही होना चाहिए, फाउल स्मेलिंग फ्लावर्स भी होते हैं जो बीटल्स को अट्रैक्ट करके अपना पॉलिनेशन कराते हैं। अब पेज नंबर 34 का क्वेश्चन फर्स्ट, एंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट, वाई। मतलब कि जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है वो पहले हो जाता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट की तुलना में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एंडोस्पर्म जो रहता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को, और अगर एम्ब्रायो डेवलप होता रहेगा और उसे नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो फर्दर डेवलप नहीं कर सकता। तो इस वजह से एंडोस्पर्म ज़रूरी होता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट के पहले, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से उसका आगे डेवलपमेंट फर्दर हो पाता है एम्ब्रायो का। अब क्वेश्चन 1 है पेज नंबर 35 का, इज एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, etc। तो एंडोस्पर्म जो रहता है, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं या सीड्स होते हैं जिसमें पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है और बहुत में नहीं होता है। जिसमें यूज हो जाता है पूरा उसे नॉन एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसे एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं, और नॉन एल्बुमिनस को एक्स एल्बुमिनस सीड्स भी कहा जाता है। तो इसमें पूछा है कि एंडोस्पर्म जो रहता है वो परसिस्टेंट मीन्स बचा रह सकता है इन सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस, तो ऐसा होता है या नहीं होता है, वही पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर होगा यस, क्योंकि सीरियल्स जो होता है उसमें एंडोस्पर्म वो बचे रह जाते हैं और इसी का यूज हम लोग खुद के न्यूट्रिशन के लिए करते हैं बाद में। पेज नंबर 36 का क्वेश्चन 1, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट। तो यहाँ से इस पूरे पेज का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी काम आ सकता है और इसमें हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ए ओवरी एंड नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन ए फ्रूट। तो ओवरी, जो ओव्यूल्स रहते हैं ओवरी में और जो सीड्स रहते हैं फ्रूट में, उनमें क्या रिलेशन है। तो सीड का एक डिफिनीसन होता है कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स आर कॉल्ड सीड। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ सीड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि जितने ओव्यूल्स फर्टिलाइज होंगे उतने ही सीड वो बनाएंगे, क्योंकि सीड्स वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही होते हैं। तो इस वजह से नंबर ऑफ सीड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होता है। पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं,
हाउ मैनी एग आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रायो सैक, मीन्स कितने एग एक एम्ब्रायो सैक में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 1, क्योंकि एक एम्ब्रायो सैक में 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। तो वो उसमें सिर्फ एक ही एग सेल होता है, जैसे कि जो पूरा एग ऑपरेटस होता है उसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। तो वहाँ से भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि एक एम्ब्रायो सैक में सिर्फ एक ही एग सेल होता है। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, इसमें पूछा गया एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। हाउ मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, तो इसका आंसर होगा कि कई ओव्यूल्स एक ओवरी में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंगो का एग्जांपल लेंगे तो उसमें देखिए जब वो डेवलप होता है, फ्रूट बनता है, तो उसमें ओव्यूल के रूप में सिर्फ एक ही सीड रहता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जिसे सीड कहते हैं, तो सिर्फ एक ही रहता है। जबकि हम लोग देखते हैं वाटरमेलन में तो उसमें कई सारे सीड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो होते हैं वो वैरी कर सकते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी ओवरीज प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर, कितने ओवरीज प्रेजेंट हो सकते हैं एक टिपिकल फ्लावर में। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 ओवरी कैन प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर। विच इज़ क्वेश्चन 5, विच इज़ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्ड, तो बिना अगर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट प्रोडक्शन होता है उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। कार्पी वर्ड जहाँ पे आता है इसका मतलब वो फ्रूट से रिलेटेड है। जैसे पेरिकार्प होता है, फ्रूट वॉल को पेरिकार्प भी कहते हैं। ये चैप्टर 1 के एमसीक्यू में मैंने एक एमसीक्यू कराया था जिसमें ये था। तो व्हाट इज़ अ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्ड, इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस भी होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद ही रिप्रोड्यूस करते हैं विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करें। और इसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में आगे दिया गया है हनी बी का, उसमें इसे डीपली बताया जाएगा। अब पेज नंबर 39 का क्वेश्चन 1, व्हाट वुड बी जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक सीड, तो ये एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में पॉलीइम्ब्रायोनी एंड एपोमिक्सिस 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये उसका क्वेश्चन है एपोमिक्सिस का, जिसमें जो सीड होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। तो कैन दे कॉल्ड क्लोन्स, इसमें पूछा गया जो जेनेटिक नेचर होता है एपोमिक्टिक एम्ब्रायोस का वो कैसा होता है, मतलब वो पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं या नहीं, उसको क्लोन कहते हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रायो इज सिमिलर एज दैट ऑफ पेरेंट्स सो दे कैन बी कॉल्ड क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ये सब क्वेश्चंस का एमसीक्यू में मैं करा चुका हूँ, जो कि चैप्टर 1 का है और इस चैनल पे पहले से अपलोड किया जा चुका है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आज का ये वीडियो। इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है सभी इंटेक्स क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।